आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। ओके, लास्ट टाइम हम लोग जीएसटीआर 9 कर रहे थे। जीएसटीआर 9 के कुछ पार्ट्स हम। गुड इवनिंग एवरीवन, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। ओके, लास्ट टाइम हम लोग जीएसटीआर 9 कर रहे थे। जीएसटीआर 9 के कुछ पार्ट्स हमने कर लिए थे, तो आगे के पार्ट जो है हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर आएंगी। पहले लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन करने के बाद हमने जाना है सर्विसेज में, रिटर्न्स में और एनुअल रिटर्न में। एनुअल रिटर्न पे हम क्लिक करेंगे। एनुअल रिटर्न में हमारे पास यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बोलेगा सिलेक्ट करने के लिए, तो जो भी फाइनेंशियल ईयर की आपने बनानी है वो सिलेक्ट कर लेना है। जो हमारा अभी करंट फाइनेंशियल ईयर है वो 25-26 है। पुराना फाइनेंशियल ईयर जो था वो हमारा है 24-25। 24-25 पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप 9 जो है स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे देखने लग गई है अगर बनानी है तो। लेकिन जो हमने पहले की भर रखी है 23-24 में, मैं उसमें आपको बता देता हूँ, हम लोग उसमें डिस्कस कर रहे थे। 23-24 में देखिए जीएसटी 9 हमने फाइल कर रखी है और जीएसटी 9 सी कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? नहीं कर रखी है। जीएसटी 9 के लिए कंडीशन ये है कि जीएसटी 9 में आपकी टेल की टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से ऊपर की होनी चाहिए। ठीक है, और अगर 9C भी भरनी है अपने 9 के साथ, तो 9C के लिए कंडीशन है आपकी टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से ऊपर की होनी चाहिए। तो इसकी टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से नीचे थी, तो इसलिए हमने सिर्फ 9 भरी है, 9C नहीं भरी है। 9 पे क्लिक कर लेंगे हम। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे, यहाँ पे काफी सारे कॉलम्स आ रहे हैं। तो ये मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिए थे। कुछ कॉलम जो थे यहाँ पे थे हमारे, जैसे फोर्थ कॉलम है, फिफ्थ कॉलम है, सिक्स कॉलम है। ये जो कॉलम्स है हमारे, ये जो फर्स्ट 2 कॉलम्स है ये हमारे जो है वो सेल्स वाले कॉलम है। फोर्थ के लिए कॉलम सेल्स वाला है, फिफ्थ के लिए सेल्स वाला है, सिक्स के लिए जो था वो डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर था, कि जो भी आईटीसी आपने अवेल्ड किया है वो आईटीसी जो है वो आपका बुक के साथ मैच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसके अंदर मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि आपका जो आईटीसी है वो आईटीसी आपने जो ब्रेकअप करना है वो ब्रेकअप 3 हिस्सों में करना है, जैसे कि कैपिटल गुड्स हो गए, इनपुट सर्विसेज होगी और इनपुट्स हो गए, यानी कि गुड्स हो गए। इनपुट मतलब हो गया गुड, इनपुट सर्विसेज मतलब हो गया सर्विस, और कैपिटल गुड्स मतलब हो गया कि वो वाले गुड्स जो कि आपने एसेट्स के लिए, अपनी अपनी फर्म के एसेट्स के लिए खरीदे हैं, जो अपने रेगुलर बिजनेस के लिए नहीं खरीदे हैं, एसेट्स के लिए खरीदे हैं, जो कि कंज्यूम जो होंगे वो मोर देन 1 ईयर में कंज्यूम होंगे। तो इसके अंदर मैंने सारी चीजें आपको बता दी थी। इसमें लास्ट में जो भी आपका आईटीसी बनेगा, और ये जो हमारा ये वाले कॉलम है इसमें जो भी आईटीसी आपका रिवर्स हुआ है वो लेस करके आपका ये वाला आईटीसी जो आएगा वो नेट आईटीसी हो जाएगा। इसके बाद हम अगले कॉलम में आ जाते हैं, 7th कॉलम में, डिटेल्स ऑफ आईटीसी रिवर्स एंड इन एलिजिबल आईटीसी आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई भी आपने ऐसा आईटीसी जो रिवर्स करा है, या फिर कोई भी ऐसा आईटीसी जो इन एलिजिबल था आपके फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो उसकी डिटेल जो है वो आपने यहाँ पे बतानी है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप चेक करें, हमने जब 3B करी थी, हमने 3B के अंदर जीएसटीआर 3B के अंदर हमारे जो सेकंड कॉलम थे उसके अंदर ये था कि एज पर रूल 37 जो हमने रिवर्स करा है, 39, 42, 43 जो रिवर्स करा है, फिर एज पर सेक्शन 17(5) जो है
उसके अकॉर्डिंग जो रिवर्स करा है, तो वो उन सेक्शंस के अकॉर्डिंग आपने कोई भी आईटीसी रिवर्स करा है तो वो आपने यहाँ पे बता देना है। वो सेक्शंस मैंने सारे आपको बताए हुए थे। वो आईटीसी जो भी रिवर्स हुए हैं, वो आईटीसी रिवर्स करने के जो भी आपने क्लॉज बनाए या फिर जो भी आपने डिटेल्स बनाई है, उस आईटीसी की डिटेल्स के अकॉर्डिंग ही आपने यहाँ पे आईटीसी दिखाना है। अगर आपने आईटीसी क्लेम कर लिया है वापस में, तो वो डिटेल भी यहाँ पे आपने उसके अंदर दिखानी है। ये जो वर्किंग नोट्स आपने बनाए होंगे 3B भरते वक्त, तो वो वर्किंग नोट्स के अकॉर्डिंग ही आपकी डिटेल जो है वो फुल फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पे आपने सबमिट करनी है। फिर रिवर्सल ऑफ ट्रैन 1 और ट्रैन 2 ये अब एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि ये सर्विस टैक्स के टाइम पे था। सर्विस टैक्स पे जब हमारा जो इनपुट था, हमने जब जीएसटी के अंदर लेके आए थे, ये तब हमारा उसके अंदर आया था, तो ये कॉलम तो अभी एप्लीकेबल है ही नहीं। फिर है अदर रिवर्सल। अगर इनके अलावा भी आपने कोई अदर रिवर्सल करी है, तो वो अदर रिवर्सल जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे आपके। ठीक है, सपोज ये तो रूल्स के अकॉर्डिंग हो गया कि हाँ, जो भी आपका इनपुट है उसको आपने 50% लेना है तो 50% रिवर्स करना है। या फिर कोई भी आपका ऐसा गुड्स है जो चोरी हो गया है, या फिर वो फायर में खराब हो गया है, या फिर कोई भी आपका स्टॉक जो है डिस्ट्रॉय हो गया है, तो वो वाले जो कॉलम्स थे वो ये वाले कॉलम्स थे। लेकिन उसके अलावा अगर आपने कोई गलती से खुद मिस्टेक कर दी है, तो अगर आपने वैसा कोई रिवर्सल किया है, तो वो रिवर्सल जो है वो आपने यहाँ पे दिखा देना है। ठीक है, फिर है टोटल आईटीसी रिवर्स। ये सारा इसके अंदर आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए से लेके एस तक का टोटल ये आ गया। और फिर है नेट आईटीसी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन। ये जो नेट आईटीसी है आपका, ये नेट आईटीसी का मतलब ये हो गया कि जितना भी आईटीसी आपने पिछले कॉलम में क्लेम किया था, उसके अंदर से ये वाला जो है वो आपका रिवर्स हो जाएगा। मैं एक बार पिछले कॉलम में दिखा देता हूं आईजीएसटी के लिए। अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे हमारा आईजीएसटी जो है वो है 1627971। मैं यहां से दिखा देता हूं। ये दोनों प्लस करने के बाद 1627971 है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 6,21,000 है, 81,000 और 6,81,000। अगर हम अब यहाँ पे चेक करें नेट आईटीसी अपना, तो यहाँ पे जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है 683, 58,000 और 58,000। तो नेट आईटीसी जो है वो इसके अंदर से कम हो गया। 1627,288 आ रहा है यहाँ पे। अगर आप वहां पे चेक करेंगे तो 16,27,971 था। सिक्सटीन 27,288 आ रहा है यहाँ पे। अगर आप वहां पे चेक करेंगे तो यहाँ पे जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है 683, 58,000 और 58,000।
तो नेट आईटीसी जो है वो इसके अंदर से कम हो गया, 1627,288 आ रहा है यहाँ पे। अगर आप वहां पे चेक करेंगे तो 16,27,971 था। ठीक है, 16,27,971 था। तो अगर हम इसमें से ये रिवर्स कर देंगे 683, तो हमारा 16,27,288 आ जाएगा, जो कि एज पर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसी तरह सीजीएसटी में भी रिवर्स हो जाएगा, इसी तरह आईजीएसटी में भी रिवर्स हो जाएगा। लेकिन आपने जो आईटीसी रिवर्स करे हैं या फिर आईटीसी इन एलिजिबल वाले कॉलम्स में यूज करें या फिर गलती से कोई मिस्टेक करिए, तो वो आपने यहाँ पे प्रॉपर डिफाइन करनी है, वरना 9C जब आप भरने लगेंगे तब आप उसमें फंस जाएंगे। आपका डिटेल्स जब वो पूछेगा 39 कॉलम की या 37 कॉलम की, तो वहां पे आप उसको नहीं बता पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम अगले कॉलम में आ जाते हैं। अगले कॉलम में है 8 कॉलम, अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अदर आईटीसी में मतलब हो गया कि आपका कोई भी ऐसा आईटीसी जो आपने ड्यूरिंग द ईयर क्लेम नहीं करा है, लेकिन आपने पुराने साल का जो आईटीसी था वो हमने करंट ईयर में क्लेम करा है, और करंट ईयर का आईटीसी जो है वो हमने नेक्स्ट ईयर में क्लेम करा है। मैं इसको दोबारा बता देता हूं। पुराने साल का आईटीसी है, सपोज वो हो गया 2022-23। ये आईटीसी जो आपको मिला था टोटल मिला था 1 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन आपने ड्यूरिंग द ईयर जो क्लेम करा वो 90,000 करा। 10,000 रुपए का जो आईटीसी है वो आपने नेक्स्ट ईयर क्लेम करा है। तो यानी कि जब भी आप 2023-24 की 9 भरने लगेंगे, तो 9 के अंदर वो आपसे पूछेगा कि पुराना आईटीसी आपने जो पिछले साल का था वो कितना क्लेम करा है। तो पुराना आईटीसी आपका जो था वो था 10,000 रुपए। ठीक है, और ड्यूरिंग द ईयर जो आपको आईटीसी मिला है वो कितना है, वो है मैं अमाउंट यहाँ चेंज कर देता हूँ कंफ्यूजन हटाने के लिए, वो है 50,000 रुपए। ठीक है, और आपने जो क्लेम करा है वो करा है 40,000। ठीक है, तो इसमें भी 10,000 45 कर देते हैं यहाँ पे, चलो 45,000 है, तो 5,000 जो आपका आईटीसी है वो नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम वही चीज है। अगर आप चेक करें 10,000 तो पुराना था, 50,000 ड्यूरिंग द ईयर मिला है आपको, लेकिन आपने जो क्लेम करा है वो 45,000 करा है। तो आपको टोटल आपने जो क्लेम करा है वो कितना करा है, 45,000 प्लस 10,000, यानी कि 55,000 जो आपने क्लेम करा है ड्यूरिंग द ईयर वो करा है 55,000। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगी, तो जो भी आप डिटेल्स बनाएंगे वो एक बार प्रॉपर चेक कर लेंगे कि वो डिटेल्स में कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि हम लोग कोई मिसिंग कर रहे हैं उसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे अगर हम चेक करें, ए कॉलम है आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2B डिटेल 3.1 देयर ऑफ, यानी कि जीएसटीआर 2B में जो आपका आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रहा है वो आईटीसी कितना है, वो इतना आईटीसी 16,27,000 इधर है, 6,90,000 इधर, 6,90,000 और सेस 11.21। ठीक है, फिर है आईटीसी एज पर सम टोटल ऑफ 6B एंड 6H अबव, यानी कि आपका जो भी 6B और 6H जो था पिछले वाले कॉलम में वो वाला कितना आ रहा था वो आपने यहाँ पे बताना है। 6B और 6H जो आपका हो गया पिछले कॉलम का अगर हम चेक करें तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं 16,15,000, तो यहाँ पे 6,81,000, 6,81,000। अगर हम यहाँ पे चेक करें इस कॉलम में आईटीसी के,
तो ये हमारा इनपुट था 16,15,000, फिर 6,81,000, 6,81,000। ये जो 12,000 का जो आईटीसी है, ये आईटीसी जो था ये रिवर्स चार्ज का था। ठीक है ना, ये रिवर्स चार्ज वाला जो आईटीसी होता है वो हम लोग अपने एक्चुअल आईटीसी में नहीं क्लेम कर सकते या उसको उसके अंदर नहीं दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर हम जीएसटी 2B की बात करें, 2B के अंदर हमारे जो मेन आईटीसी जो हमारे बिल के अगेंस्ट मिलते हैं या फिर किसी जेन्युइन इंपोर्ट के अगेंस्ट मिलते हैं या फिर आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के अगेंस्ट मिलते हैं, तो उसमें क्या होता है वो वाले आईटीसी यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट होते हैं फर्स्ट वाले कॉलम में, लेकिन जो रिवर्स चार्ज वाला होता है वो हमें अलग से रिफ्लेक्ट होता है। सही बात है बेटी जी। तो रिवर्स चार्ज में बेसिकली आईटीसी जो होता है वो सिर्फ आपने क्या किया होता है कि आपने अपनी अमाउंट को, अपने बैंक के अमाउंट को सिर्फ आईटीसी के अंदर कन्वर्ट किया होता है, सिर्फ सर्विस को वेरीफाई करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो 16,15,000 लिया जा रहा है, 681 इधर, 681 इधर। ठीक है, हमारे वैसे जो टोटल आ रहा था वो 627 आ रहा था, लेकिन वहां पे 16,15,000 लिया जा रहा है। ठीक है, उसमें वो आईटीसी रिवर्स वाला जो है, आईटीसी रिवर्स चार्ज वाला जो है वो उसके अंदर जो है वो क्लेम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन रहेगी या फिर जब भी आप भर रहे होंगे। क्या करेंगे, कोई किसी का नहीं है सब। वैसे तो ये ऑटो पॉपुलेटेड होती है फिगर, अगर ऑटो पॉपुलेटेड में अगर आपने फिगर सारी सही भर रखी है तो ये फिगर जो है ऑटोमेटिकली उसके अंदर एडजस्ट होके आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बैलेंस चेक करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस जो आ गया है वो है 11,000 का इधर आ गया है, 9,000 का इधर आ गया, 9,000 का इधर आ गया और 11 रुपीज का इधर आ गया। तो सी कॉलम बेसिकली क्या है, आईटीसी ऑन इनवर्ट सप्लाईज, यानी कि कोई भी आपने इनवर्ट सप्लाई को भी परचेज करी आपने अदर देन import or invert supply liable to reverse charge but include services received from SCG, यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं या फिर उसके अंदर अगर आपने रिवर्स चार्ज वगैरह से जो आईटीसी लिया है वो आपने यहाँ पे बता देना है। और रिसीव ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है ना, आपने रिसीव तो इस फाइनेंशियल ईयर में किया है लेकिन आपने अवेल जो है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर किया है। सिंपल वे में अगर मैं ये बात बोलूं कि कोई भी ऐसा आईटीसी जो आपको करंट ईयर में मिला है 50,000 का, जैसे कि मैंने आपको बताया था 50,000 का जो आईटीसी था वो आपको करंट ईयर में मिला है, लेकिन 45,000 ही आपने क्लेम कर पाए थे, 5,000 का जो आईटीसी था वो आपने नेक्स्ट ईयर में क्लेम करा। ठीक है ना, तो अगर कोई ऐसी अमाउंट आपके पास उसमें रह जाती है जब भी आप फाइनल करते हैं अपनी बैलेंस शीट को, जब भी आप फाइनल करते हैं अपनी बुक्स को, तो कोई भी ऐसी अमाउंट 2B के साथ जो मैच नहीं हो रही है या फिर कोई भी ऐसा डिफरेंस जो आपने अगले साल क्लेम करा है तो वो डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ पे बताना है। अगर सारा क्लेम कर लिया है तो इसको 0 ही रहने दें। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस आ गया बेसिकली इसको छोड़ के कि 11,000 का हमारा इधर आ गया, 9,000 का इधर आ गया, 9,000 का इधर आ गया। तो इसके अंदर आगे हम चलते हैं, फिर आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड। कोई ऐसा आईटीसी कि जो आपके पास था अवेलेबल करने के लिए लेकिन आपने अवेल नहीं करा। ठीक है ना, इसमें और इसमें दोनों में फर्क ये है कि ये वाला आईटीसी जो है ये आपने अगले साल अवेल कर लिया है, लेकिन ई वाले कॉलम में क्या है कि आपके पास अवेलेबल था लेकिन आपने अवेल नहीं करा, ना ही आपने उसको रिवर्स चार्ज में रिवर्स करा है, ना ही आपने उसको अवेल किया। ठीक है, फिर है आईटीसी अवेलेबल बट इनएलिजिबल। अगर आपने कोई भी ऐसा आईटीसी लिया है जो कि इनएलिजिबल था, ठीक है, कोई भी ऐसा आईटीसी अवेलेबल जो था वो इनएलिजिबल अगर था
तो वो आपने यहाँ पे बता देना है, ठीक है। फिर आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सप्लाईज फ्रॉम एसईजी। अगर कोई भी आईजीएसटी या कोई भी ऐसा टैक्स जो आपने पे करा है इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए, तो वो आपने यहाँ पे बता देना है, या फिर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए जो पे करा है वो आपने यहाँ पे बता देना है, ठीक है। फिर आईजीएसटी क्रेडिट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर कोई भी क्रेडिट मिला है आपको, कोई भी आपको रिवर्स हुआ है उसका इंपोर्ट ऑफ गुड्स का, या फिर कोई भी इंपोर्ट से रिलेटेड आपको क्रेडिट मिला है, तो वो आपने यहाँ पे बता देना है। इसके अंदर इंपोर्ट गड़बड़ हो गया ये तो। रिवर्स चार्ज और आईटीसी अवेल्ड इन एलिजिबल, ये वाली चीजें भी नहीं थी, तो इसलिए ये चीजें जो है ब्लैंक नजर आ रही, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी चीज होती है जो आपने अपनी बुक्स के अंदर करी है या पोर्टल पे करी है, तो वो आपने यहाँ पे बता दी, ठीक है। फिर डिफरेंस आ जाएगा आपका, डिफरेंस यहाँ पे देखिए 0 0 आ रहा है। ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस आपका है जी से लेके एच तक। यहां तक जो डिफरेंस आ रहा था वो आ रहा था ए माइनस बी प्लस सी, यानी कि ऊपर वाले 3 कॉलम जो हो गए हमारे। जो ऊपर वाले 3 कॉलम जो हो गए वो वाला डिफरेंस आ रहा था, लेकिन ये डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है जी से लेके एच तक, यानी कि ये वाला कॉलम हो गया, एच वाला ये हो गया, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो वाला और ये करो यार। डिफरेंस आपका यहाँ पे आ रहा है जी से लेके एच तक। फिर आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इक्वल टू आई। अगर आई से रिलेटेड अगर कोई भी है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। कोई भी अवेलेबल था पर आपने अवेल नहीं करा इंपोर्ट ऑफ गुड्स का, तो वो यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। और फिर है टोटल आईटीसी टू बी लैप्स इन करंट फाइनेंशियल ईयर, और पूरा वो आईटीसी जो कि आपने खत्म ही कर दिया है अपने करंट फाइनेंशियल ईयर में, ताकि वो अगले साल के लिए भी अवेलेबल ना रहे। तो कोई भी ऐसा आईटीसी अगर आप यहाँ पे दिखाते हैं, या फिर अगर आप अपने बुक्स में शो कर देंगे, या फिर इन एलिजिबल वाले कॉलम में दिखा देंगे, तो वो आईटीसी जो है वो आपका यहाँ पे शो होने लगता है, ठीक है। इसमें देखिए 9 भरने में बेसिकली क्या होता है कि जो ये आईटीसी वाला कॉलम है इसके अंदर कंफ्यूजन इसलिए आ जाती है क्योंकि हम लोग कभी कभी आईएमएस पोर्टल जो होता है, जैसे कि आपको पता होगा आज 14 हमारी जो है अक्टूबर है, तो सितंबर के जितने भी बिल्स हैं वो आईएमएस पोर्टल पे जनरेट हो चुके हैं। अगर आप उसमें एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग वाले कॉलम्स नहीं चूज करोगे तो ऑटोमेटिकली सारे कॉलम, सारी जो इनपुट है, सारा जो बिल्स है वो आपके रजिस्टर टू बी में दिखाई देने लग जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप उसको वहीं पे रिवर्स कर दोगे, वहीं पे रिजेक्ट कर दोगे, वहीं पे अगर अवेल कर दोगे, तो आपका 9 भरने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 9 में आपकी सारी फिगर जो है वो ऑटोमेटिकली चलेगी फिर, ठीक है। ये हमारा था आईटीसी अदर कॉलम वाला। इसके बाद है 9th कॉलम, डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न्स फाइलिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये है डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड, यानी कि वो वाला टैक्स जो भी आपको हर महीने भरना था, या फिर हर महीने जो आपको इनपुट क्रेडिट मिला है उससे आपने पे करा है, या फिर आपने बैंक के थ्रू पे करा है या कैश के थ्रू पे करा है, कोई भी ऐसा टैक्स जो आपने भरा है, चाहे वो आपने
कैश के थ्रू पे करा है, चाहे बैंक के थ्रू पे करा है, चाहे आपने आईटीसी के थ्रू पे करा है, तो उसकी डिटेल जो है वो आपने यहाँ पे बता दें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, ये भी वैसे ऑटो फिल होती है हमारी कॉलम्स की, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बुक्स के साथ मैच नहीं हो रही है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे चेक करें तो टैक्स पेबल जो है आपका वो ये आ रहा है 9,72,000, इसमें आईजीएसटी में, सीजीएसटी एसजीएसटी में आ रहा है 12,85,000, 12,85,000। ये जो टोटल अमाउंट है ये पूरी साल की अमाउंट है। ठीक है, अगर आपकी बुक्स में भी ये टोटल पेबल जो है वो इतना ही निकल रहा है पूरे साल का, तो इट मीन आपकी बुक्स में सेल की फिगर जो है वो तो एक्यूरेट है। ठीक है, फिर आ जाता है पेड थ्रू कैश। अगर आपने कोई भी चालान बनाया है जीएसटी के लिए, तो जीएसटी के चालान से जो अमाउंट जनरेट हुई है, चाहे वो आईजीएसटी की है, चाहे वो सीजीएसटी की, चाहे वो एचजीएसटी की है, तो वो अमाउंट जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, तो सेम आपकी बुक्स के अंदर भी बैंक की लेजर्स के अंदर अगर आप एंट्री चेक करेंगे तो ये वाला टोटल जो है वो आपको वहां पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, बैंक से जो भी आपने चालान बनाए होंगे तो वो आपको वो वाली अमाउंट जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी, मतलब उसका टोटल जो है वो आपका मैच हो जाएगा। देखिए टोटल कभी कभी मैच इसलिए नहीं होता कि सपोज आपने बैंक के थ्रू पेमेंट करी 1,00,000 रुपए की, ठीक है, लेकिन बैंक में जो आपको दिखेगा कि आपने 1,00,000 रुपए की पेमेंट जो है वो पेमेंट कर दी है, और अगर आपने एक लेजर बना रखा है सपोज जीएसटी पेबल करके, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपको 1,00,000 रुपए नजर आने लग जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप उस 1,00,000 की बाइफिकेशन जो है अपनी बुक्स के अंदर नहीं करते। सपोज अगर सीजीएसटी में था वो 1,00,000 रुपए, तब आप उसको सीजीएसटी में दिखाएंगे। ठीक है, अगर एचजीएसटी में था वो 1,00,000 रुपए, तब आप उसको एचजीएसटी में दिखाएंगे। लेकिन अगर वो आईजीएसटी में था तो आप उसको आईजीएसटी के अंदर दिखाएंगे। तो वो बेसिकली आपको जब भी बैंक की एंट्री आपको अगर दिखेगी चालान से रिलेटेड, जीएसटी के चालान से रिलेटेड, अगर आपने उसको बाइफिकेट कर रखा है तब तो वो आपका आसानी से यहाँ पे मैच हो जाएगा, इजिली मैच हो जाएगा वो। लेकिन अगर आपने उसको बाइफिकेट नहीं कर रखा है तो आपको हर चालान को ओपन करके देखना होगा, और आपको ये देखना होगा कि आपके जो आईटीसी की बैलेंसेस आ रहे हैं वो मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सपोज अगर यहाँ पे 25,000 रुपए जो था वो 1,00,000 की अमाउंट गई थी बैंक से, लेकिन 25,000 जो था वो जीएसटी में गया है, 25,000 जो है वो एचजीएसटी में गया है, और आईजीएसटी में जो गया है वो 50,000 गया है। तो अगर आप इनका टोटल करेंगे तो ये 1,00,000 हो गया। तो 1,00,000 रुपए का जो चालान बना था वो उसकी ब्रेकअप जो है वो ये है। तो यहाँ पे जब आपको वो फिगर नजर आएगी तो वो भी आपको ऐसे ही नजर आएगी। ठीक है ना, 50,000 आईजीएसटी में, 25,000 इसमें, 25,000 इसमें। तो अगर आपने बैंक के चलान जो भी बैंक के थ्रू पेड करे हैं, अगर आपने उनको अपनी बुक्स के अंदर ब्रेकअप दिखा रखा है तो आपका इजीली मैच हो जाएगा। वरना आपको इंडिविजुअली हर चीज जो है चलान को भी मैच करना पड़ेगा, जो भी अपने चलान बनाए थे उनके ब्रेकअप को भी मैच करना पड़ेगा, और आईटीसी से रिलेटेड जो अगर आपने इन्फॉर्मेशन है उसको भी मैच करनी है। देखिए आईटीसी वाला जो है वो इजिली हो जाता है, क्योंकि जो भी आईटीसी आपको मिला है वो आईटीसी का जो भी रिकॉर्ड होगा वो आपकी बुक्स के अंदर होगा। ठीक है, और जो भी आईटीसी उसके अंदर से यूज हुआ है, ठीक है, तो वो आईटीसी जो यूज हुआ है वो सेम आईजीएसटी से यूज हो रहा है या सीजीएसटी से यूज हो रहा है, चाहे एचजीएसटी यूज हो रहा है, तो वो आपको उसके अंदर एंट्रीज नजर आ जाएंगी। लेकिन इसमें भी एक जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है कि सपोज इस कॉलम को ही हम सेम ले लेते हैं, ये तो बैंक वाला था, ये हो गया आईटीसी वाला, जो पहले से ही आपके पास आईटीसी जो आपके पास बुक्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये हो गया ओपनिंग। अगर ड्यूरिंग द ईयर जो आपको मिला वो मिला 10,000 इसमें, ठीक है, 10,000 इसमें और 10,000 ही इसमें। ठीक है, तो टोटल आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 35,000, यहाँ पे 35,000,
यहाँ पे 50,000। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी सीजीएसटी और एचजीएसटी की जो लाइबिलिटी है वो ज्यादा आ रही होती है। तो अगर आप आईटीसी के कॉलम में उसको चेक करेंगे कि आपको ड्यूरिंग द ईयर आईटीसी जो ओपनिंग बैलेंस आपका मैच है, ड्यूरिंग द ईयर आईटीसी जो आपको मिला है वो 10,000 मिला है, लेकिन आपने आईजीएसटी जो यूज करा है वो 50,000 यूज करा है, तब तो आपको यहाँ पे आईजीएसटी जो है, आईजीएसटी के कॉलम में आईजीएसटी के अंदर 50,000 दिखेंगे, सीजीएसटी और एचजीएसटी के अंदर कोई भी अमाउंट नहीं दिखाई देगी उसके अंदर। ठीक है, सिर्फ आईजीएसटी के अंदर 50,000 ही दिखेगी आप। लेकिन अगर आईजीएसटी की लायबिलिटी पे करने के लिए आपको सीजीएसटी और एचजीएसटी की भी हेल्प की जरूरत पड़ी है, तब आपको इसके अंदर भी वो अमाउंट दिखने लग जाएंगे। और सिंप्लीफाइड अगर वे मैं बताऊं तो देखिए, आईजीएसटी की जो लायबिलिटी थी वो थी 9,72,000। ठीक है ना, बैंक के थ्रू हमने जब चेक बनाया वो बनाया 1,98,000 और आईजीएसटी के अकॉर्डिंग बड़ा ही सब बेकार है लोग, दिमाग खाए। जो आईजीएसटी का इनपुट मिला हुआ था वो मिला हुआ था 7,32,000 रुपए। तो अगर हम इसको प्लस माइनस करें 1,000 का, और आईजीएसटी के अकॉर्डिंग जो आईजीएसटी का इनपुट मिला हुआ था वो मिला हुआ था 7,32,000 रुपए। तो अगर हम सीजीएसटी और एचजीएसटी के अंदर कोई भी अमाउंट नहीं दिखाई देगी उसके अंदर। ठीक है, सिर्फ आईजीएसटी के अंदर 50,000 ही दिखेंगे आप। लेकिन अगर आईजीएसटी की लायबिलिटी पे करने के लिए आपको सीजीएसटी और एचजीएसटी की भी हेल्प की जरूरत पड़ी है, तब आपको इसके अंदर भी वो अमाउंट दिखने लग जाएंगे। और सिंप्लीफाइड अगर मैं बताऊं तो देखिए, आईजीएसटी की जो लायबिलिटी थी वो थी 9,72,000। ठीक है ना, बैंक के थ्रू हमने जब चेक बनाया वो बनाया 1,98,000 का, और आईजीएसटी के अकॉर्डिंग जो आईजीएसटी का इनपुट मिला हुआ था वो मिला हुआ था 7,32,000 रुपए। तो अगर हम इसको प्लस माइनस करें 9,72,972,485 में से हमने 198,255 ये तो बैंक के थ्रू बना दिया, और फिर 732,047। ठीक है, ये हमने जो आईजीएसटी का जो हमें इनपुट मिला हुआ था ड्यूरिंग द ईयर, टोटल मिला के वो यूज करा, तब भी हमारे पास जो अमाउंट रह जाती है वो रह जाती है 42,183। तो 42,183 को हमने कैसे पे करा है, कुछ पार्ट जो है वो सीजीएसटी ने दिया है और कुछ पार्ट जो है वो एचजीएसटी ने दिया है। तो आपकी जो भी एंट्री वहां पे पास होगी वो जो पास होगी, यहाँ पे अगर हम लोगों ने आपने सीजीएसटी में दिया है तो 41673। ठीक है, मम्मी को पढ़ाने लगा रे तो वो इसमें से सीजीएसटी में से लेस हो जाएगा और 510 जो है वो आपका एचजीएसटी में से लेस हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज है। अगर इसकी लायबिलिटी यहाँ पे टोटल अगर हम चेक करें तो 50,000 ओपनिंग था, 10,000 ड्यूरिंग द ईयर का था, और टोटली 60,000 रुपए हो गए। तो आपने जो यूज करा, टोटल जो आप आईजीएसटी को यूज कर सकते हैं वो कितना कर सकते हैं, 60,000 रुपए। ठीक है ना, वो 60,000 यूज करते हैं, लेकिन आपकी जो लायबिलिटी है वो आपकी लायबिलिटी जो है वो निकल आई है 80,000 की आईजीएसटी की। तो अगर आप अपनी बुक्स के अंदर वो जनरल एंट्री नहीं पास करेंगे तो आपको आपका जो बैलेंस है जीएसटी का, सीजीएसटी एचजीएसटी और आईजीएसटी वाइज ब्रेकअप वाइज, तो वो आपका मैच नहीं होगा। आपका ग्रॉस तो मैच हो जाएगा, लेकिन ये आपका जो अमाउंट है वो मैच नहीं होगा। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, 60,000 तो चलो यहां से यूज हो गया, ठीक है, लेकिन 10,000 मैं यहाँ पे माइनस में लिख देता हूँ, 60,000 जो है वो तो आपका यहाँ से यूज हो गया, लेकिन 10,000 जो है वो आपका सीजीएसटी से यूज हुआ है, और 10,000 जो है वो आपका आईजीएसटी से यूज हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो प्लस 20,000 हो जाएगा। ठीक है, तो
इसमें कंफ्यूज नहीं है, मैं -20,000 ही कर देता हूँ। आपका यहाँ पे जो है वो आपका 80,000 रुपये जो है वो ऐसे यूज हो जाएगा। तो आपको एक जनरल एंट्री बात जरूर करनी है कि सीजीएसटी जो भी है, सीजीएसटी अगर आप कम कर रहे हैं, सीजीएसटी अपना पैसा किसी को दे रहा है, जीएसटी को दे रहा है, तो आपने एक जनरल एंट्री अपने बुक्स में जरूर पास कर लेनी है कि सीजीएसटी जो है नॉर्मली अगर उसका इनपुट क्रेडिट का बैलेंस होता है तो वो हमेशा डेबिट में होता है। सीजीएसटी अगर आपके पास बैलेंस है आपके फेवर में तो वो हमेशा जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। लेकिन अगर सीजीएसटी आपके फेवर में बैलेंस नहीं है, आपके अगेंस्ट लायबिलिटी निकल रही है, तो वो होता है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है ना। तो अगर आपने सीजीएसटी में वो पैसा दिया है तो मतलब नहीं। आईजीएसटी को, तो आप जो एंट्री पास करेंगे वो करेंगे सीजीएसटी क्रेडिट। ठीक है। और अगर उसने आईजीएसटी को दिया है तो आईजीएसटी डेबिट। तभी आपका जो है ये पोर्टल वाली जो फिगर है ये मैच होगी, ये आपको तभी मैच हो पाएंगी। तो सेम अगर आपने वो एंट्रीज पास कर ली है तो आपका ये वाला जो टोटल है ये भी आपका टोटल जो है वो मैच हो जाएगा। अगर ये टोटल मैच नहीं हो रहा है तो इट मींस आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। मे भी शायद आपने आईजीएसटी तो बना दिया है लेकिन सीजीएसटी और एचजीएसटी की एंट्रीज पास करना भूल गए हैं, या फिर सीजीएसटी की तो बना दिया, आईजीएसटी की पास करना भूल गए। तो ये जो प्रॉपर ये जो चीजें हैं ये आपको अपनी बुक्स के अंदर भी एंट्री उसके अकॉर्डिंग ही पास करनी पड़ेगी जब आप 9 भर रहे होंगे तो। ठीक है। और 9 में जो भी आपने एंट्रीज फाइनल करी है, जो भी बुक्स में पास करी है, वो सेम एंट्रीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी आपकी। यहाँ पे अगर आप देखें सीजीएसटी के अंदर जो है सिर्फ आईजीएसटी पैसा दे सकता है तो इसलिए आईजीएसटी आ रहा है। ठीक है। लेकिन एचजीएसटी के अंदर अगर आप चेक करें तो सीजीएसटी पैसा नहीं दे सकता है, आईजीएसटी ही दे सकता है। तो सीजीएसटी और एचजीएसटी जैसे कि मैंने आपको बताया था वो आपस में एक दूसरे को पैसे नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए जो कॉलम है वो भी ब्लैंक आ रहा है हमारा। ठीक है। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर मतलब आईजीएसटी सीजीएसटी को पे कर सकता है और एसजीएसटी को पे कर सकता है। जी हाँ, दोनों को पे कर सकता है। जैसे सीजीएसटी आईजीएसटी को पे कर सकता है, एजीएसटी आईजीएसटी को पे कर सकता हाँ, तभी ये जो कॉलम्स है ना ये हाइड हो रखे हैं। तभी ये कॉलम्स में आप अमाउंट लिख ही नहीं सकते हैं। मतलब जब आप 3B भरते हैं तो 3B में तो फिर भी चलो वहां पे अमाउंट दिखने लग जाती है, लेकिन वो अगर आप चेक करेंगे वो कॉलम्स आपके मतलब थोड़े से आगे पीछे हुए होते हैं तो उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन लगती है उसमें। लेकिन अगर आप ऐसे चेक करेंगे तो सीजीएसटी के अंदर अगर कोई भी लायबिलिटी बन रही थी आपकी तो वो आप किससे पे कर सकते हैं, या तो बैंक के थ्रू पे कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर सीजीएसटी के आईटीसी के थ्रू पे कर सकते हैं, या फिर आप आईजीएसटी से मदद मांग सकते हैं, आईजीएसटी से पैसा ले सकते हैं जिसके थ्रू वो पे कर सके। एचजीएसटी वाला कॉलम तो हाइड ही रहेगा इसके अंदर, एचजीएसटी का तो पैसा कोई गया ही नहीं हो। ठीक है। और किसी क्वेश्चन इसमें अगर कंफ्यूजन लग रही है तो जो भी आपकी यूटिलाइजेशन हुई है इस कॉलम का मतलब ये है कि जो भी यूटिलाइजेशन आपकी हुई है ना आईजीएसटी की, वो आईजीएसटी की यूटिलाइजेशन टोटल आपकी जो है वो 7,32,000 तो ये हुई है, लेकिन 4,99,000 जो है वो आपने सीजीएसटी को दिया था और 3,96,000 रुपए जो है वो आपने एचजीएसटी को भी दिया हुआ है। तो एक एंट्री आपकी बुक्स के अंदर से इन दोनों के अगेंस्ट भी पास हुई होनी चाहिए, चाहे आप साल के एंड में पास कर लीजिए चाहे आप हर महीने उसको एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है। तभी लास्ट में आपका वो टोटल इसके साथ मैच होगा। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। फिर हमारा 10th 11th 12th। हाँ जी सर एक बार 9 और 9 जीएसटी को दिया था और 3,96,000 रुपए जो है वो आपने एचजीएसटी को भी दिया हुआ है। तो एक एंट्री आपकी बुक्स के अंदर से इन दोनों के अगेंस्ट भी पास हुई होनी चाहिए, चाहे आप साल के एंड में पास कर लीजिए चाहे आप हर महीने उसको एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है। तभी लास्ट में आपका वो टोटल इसके साथ मैच होगा। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। फिर हमारा 10th 11th 12th। हाँ जी सर एक बार 9 और 9 9 सी का कंडीशन क्या है, टर्नओवर कितना होना चाहिए?
9C की कंडीशन है कि 5 करोड़ से ऊपर आपकी टर्नओवर अगर है तो आपको 9C भरना जरूरी है, आपको 9C भरना अनिवार्य है, मतलब कंपल्सरी है। ठीक है। और उससे कम रहेगी तो फिर टाइम वेस्ट करना है। हाँ, अगर उससे कम रहेगी तब आप 9 भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 9 के लिए भी कंडीशन ये है कि अगर आपकी 2 करोड़ से ऊपर है तब तो आपको भरनी ही भरनी है, कंपल्सरी है। लेकिन अगर 2 करोड़ से नीचे है तब भी आप भर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर आपको लगता है कि हम 9 भरना चाहते हैं तो आप 9 भर सकते हैं। लेकिन अगर आप श्योर हैं सारे डाटा में अपने, तो ही मैं कहूंगा कि आप 9 का रिस्क लीजिएगा, 2 करोड़ से अगर आपकी टर्नओवर नीचे है अगर तो। ठीक है, क्योंकि 9 भरने के बाद मे भी आपकी लाइबिलिटी निकल जाए। जब हम 9 का सारे कॉलम भरेंगे तो मे भी शायद आपकी लाइबिलिटी निकल जाए, और मे भी शायद आपके ऊपर बाद में कोई नोटिस भी आ सकता है। ठीक है, तो 9 और 9C जो है वो एनुअल रिटर्न होती है। तो एनुअल रिटर्न भरने का मतलब यही है कि सारे महीने जो है आपके बुक्स के, वो आपने चेक कर लिए हैं, सारे महीनों की सेल चेक कर लिए, सारे महीनों की जो भी आपका जीएसटी मिला है, आईटीसी मिला है, परचेज मिला है, वो सारे चेक कर लिए हैं, और जो भी आपने टैक्सेस पे करे वो सारे चेक कर लिए। और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपका एज पर जीएसटी पोर्टल आ रहा है। अगर आईटीसी का कोई क्लोजिंग बैलेंस अगर आपके पास आ रहा है तो वो एज पर आपके जीएसटी पोर्टल आ रहा है फिर। ठीक है, अब हम इस कॉलम में आते हैं 10th 11th 12th and 13 particulars of the transaction for the financial year declared in returns of the next financial year till the specified period। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो आपकी इसी फाइनेंशियल ईयर की है पर आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर उसको दिखाया है। ठीक है, कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो आपकी इस ईयर की है, लेकिन अगर आप अपनी रिटर्न्स में वो बताना भूल गए थे तो इसलिए आपने अमेंडमेंट करी या कुछ भी करा, सेल बढ़ाई, ठीक है ना, पिछले साल से रिलेटेड, तो वो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो है वो वहां पे आपने उसको एडजस्ट करा। तो अगर आपने कोई ऐसी एंट्री एडजस्ट कर रखी है तो वो यहाँ पे बता देंगे, अदरवाइज इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ देंगे। मैं इसमें कॉलम्स भी बता देता हूँ। ठीक है, 10th कॉलम है सप्लाईज टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट। देखिए, अमेंडमेंट क्या होता है कि अगर पूरा साल खत्म हो गया, पूरा साल खत्म होने के बाद आपको पता लगा कि ओके नहीं, ये वाली तो रिटर्न हमने गलत भर दी थी, उसी मंथ की रिटर्न जो है आपने गलत भर दी थी, तो आपने पूरा साल तो आपका खत्म हो गया, तो अमेंडमेंट जो होती है वो हमेशा नेक्स्ट ईयर में ही फिर अमेंडमेंट जाएगी। तो वहां पे जब आपने उसको ठीक करा तो अगर वो सप्लाईज, वो जो अमेंडमेंट हुई उसके अगेंस्ट अगर आपका सेल बढ़ गई है, प्लस में आ गई है, तो वो आपने यहाँ पे बता देनी है। ठीक है, अगर आपकी सेल जो है वो घट गई है तो वो आपने यहाँ पे बता देना है। फिर अगर रिवर्सेबल ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, अगर आपका कोई भी रिवर्सल था आईटीसी का पिछले साल में, तो वो अगर आपने नेक्स्ट ईयर में अवेल करा है तो वो आपने यहाँ पे बता देना है। और आईटीसी अवेल्ड फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, कोई भी रिवर्सल ऑफ आईटीसी अवेल्ड जो था, इन दोनों में फर्क ये है कि रिवर्सल ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, कोई भी आपने रिवर्सल किया था लेकिन उसके बाद क्लेम करा है तो वो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में। लेकिन अगर कोई भी आपका आईटीसी अवेल्ड फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जो था, वो आपका रिवर्सल नहीं करा आपने लेकिन आपने नेक्स्ट ईयर में क्लेम करा है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन कुछ कॉलम जो है इसके अंदर मे भी शायद आपको ऐसा लगेगा कि डबल चल रहे हैं कॉलम, लेकिन अगर आपको कॉलम नहीं समझ में आ रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आप जीरो ही रख दीजिएगा उसको, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपका जो भी अमाउंट जो आ रही है, टर्नओवर जो आ रही है, फिर जो भी आईटीसी आ रही है, वो आपकी गलत ना हो जाए इसके अंदर। ठीक है, तो अगर आपको कोई कॉलम नहीं समझ में आ रहे तो उसको जीरो रख दीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम में आ जाते हैं। 14 कॉलम में डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेरेशन इन टेबल नंबर 10 एंड 11। तो ये बात यही कह रहे हैं कि अगर कोई भी डिफरेंस इसके अकॉर्डिंग निकला है, जो भी अमाउंट आपने यहाँ पे दिखाई है 10, 11, 12 के अंदर,
तो अगर वो टैक्स आपने पे करा है तो वो आपने 14th नंबर कॉलम में बताना है। अगर आपने अमेंडमेंट वाला कोई भी पिछले साल की अमेंडमेंट करी थी और उससे आपका टैक्स बन गया था, तो वो टैक्स अगर आपने पे करा है तो वो आपने यहाँ पे बता देना। ठीक है, अगर आपने पे नहीं करा है तो फिर आपको अलग से डीआरसी बना के पे करना पड़ेगा। वो मैं भी अभी आखिरी में बताऊंगा। तो अगर कोई ऐसी चीज है तो वो आपने यहाँ पे बता देना। अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करा है आपने तो वो इंटरेस्ट भी जो है वो आपने यहाँ पे बता देना। और सिंप्लीफाइड वे में अगर मैं बताऊं इस कॉलम को कि 2023-24 में आपकी जो सेल थी वो थी 1 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन आपको 2024-25 में ये बात पता चली कि नहीं वो 1 लाख नहीं थी, वो थी 1,10,000 रुपए। ठीक है, तो आपका 2024-25 में पता चली आपको कि वो सेल 1 लाख नहीं थी, वो थी 1,10,000 रुपए। तो आपका जो भी डिफरेंस आया है वो डिफरेंस 10,000 का जो है वो आपने नेक्स्ट ईयर जो है वो एडजस्ट करा अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है ना, अमाउंट जो अमेंडमेंट में एडजस्ट होती है वो हमेशा प्रीवियस मंथ्स की होती है। तो अगर आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की अमेंडमेंट्स आपने ठीक करी है उसके अंदर, तो आपने वो जो एडजस्ट करा तो वो आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का था, लेकिन इसकी अमाउंट को जब आपने एडजस्ट करा तो अमाउंट आपकी यहाँ पे बढ़ गई सेल की। तो आपने पेमेंट तो आपने नेक्स्ट ईयर ही करी होगी ना, प्रीवियस ईयर तो आप कर ही नहीं सकते ना ही प्रीवियस ईयर में कोई आप रिटर्न्स को एडिट कर सकते हैं। तो आपने पेमेंट जो है वो नेक्स्ट ईयर ही करी होगी ना आपने। अगर ये 2023-24 में तो पेमेंट आपने 24-25 में ही करी होगी ना उसकी, तीसरी मंथ के अंदर जब आपने अमेंडमेंट करी है। तो अगर आपने कोई ऐसी पेमेंट करी है तो वो आपने यहाँ पे बता देनी है। अगर आपने कोई ऐसी पेमेंट नहीं करी है तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है। और अगर आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दिया है तो इंटरेस्ट वाली कॉलम में इंटरेस्ट भी बता दें। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम में आ जाते हैं 15th कॉलम में पर्टिकुलर्स ऑफ डिमांड एंड रिफंड्स। अगर आपकी कोई डिमांड निकली है या फिर कोई भी रिफंड आया तो वो आपने यहाँ पे बता देना है। और डिमांड तो होती है बेसिकली जब भी आपका कोई ऑडिट केस निकल आया डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर कोई नोटिस आपके पास आ गया और उन्होंने क्या बताए यार ये। अगर आपकी कोई डिमांड निकली है या फिर कोई भी रिफंड आया तो वो आपने यहाँ पे बता देना है। और डिमांड तो होती है बेसिकली जब भी आपका कोई पहला नेक्स्ट कॉलम में आ जाता है 15th कॉलम में पर्टिकुलर्स ऑफ डिमांड एंड रिफंड्स। अगर आपकी कोई डिमांड निकली है या फिर करी होगी ना, प्रीवियस ईयर तो आप कर ही नहीं सकते ना ही प्रीवियस ईयर में कोई आप रिटर्न्स को एडिट कर सकते हैं। तो आपने पेमेंट जो है वो तो नेक्स्ट ईयर ही करी होगी ना आपने। अगर ये 2023-24 में तो पेमेंट आपने 24-25 में ही करी होगी ना उसकी, तीसरी मंथ के अंदर जब आपने अमेंडमेंट करी है। तो अगर आपने कोई ऐसी पेमेंट करी है तो वो आपने यहाँ पे बता देनी है। अगर आपने कोई ऐसी पेमेंट नहीं करी है तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है। और अगर आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दिया है तो इंटरेस्ट वाले कॉलम में इंटरेस्ट भी बता देना। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम में आ जाते हैं 15th कॉलम में पर्टिकुलर्स ऑफ डिमांड एंड रिफंड्स। अगर आपकी कोई डिमांड निकली है या फिर कोई भी रिफंड आया तो वो आपने यहाँ पे बता देना है। और डिमांड तो होती है बेसिकली जब भी आपका कोई ऑडिट केस निकल आया डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर कोई नोटिस आपके पास आ गया और उन्होंने जब चेक किया तो आपने कोई रिटर्न गलत भर रखी है या फिर बुक्स गलत बना रखी है, तो कोई भी उन्होंने ऐसी डिमांड निकाल दी आपके अगेंस्ट, अगर आपने वो डिमांड के अगेंस्ट पे करा है तो वो आपने यहाँ पे बता देना है। और अगर आपने रिफंड
आपको मिला है। रिफंड जो होता है वो एक्सपोर्ट के केसेस में मिलता है। एक्सपोर्ट वाले केसेस में जब हम लोग कभी एक्सपोर्ट का बिल बनाते हैं तो उसके अंदर टैक्स भी साथ में पे कर देते हैं जीएस डिपार्टमेंट को। तो टैक्स बेसिकली आपका रिफंड होता है वो सारा कुछ सेटल करने के बाद। तो अगर आपको कोई ऐसा रिफंड मिला है तो वो रिफंड जो है वो आपने यहाँ पे बता देना है। इसके अंदर कॉलम्स कौन कौन से हैं? टोटल रिफंड क्लेम, अगर आपने जो रिफंड क्लेम करा है वो यहाँ बता देना है। टोटल रिफंड सैंक्शन, अगर आपको कोई रिफंड सैंक्शन हुआ है तो वो यहाँ पे बता देना है। सैंक्शन में ऐसा होता है कि आपने फिगर गलत बना दी थी, लेकिन जब आपने उसको सारा कुछ ठीक करवाया तो आपके अगेंस्ट पे रिफंड सैंक्शन हो गया, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे बता देना। और साला हरदम मेरी ठीक हो रहा है। रिजेक्टेड, सर सैंक्शन आपने फिगर गलत बना दी थी, लेकिन जब आपने उसको सारा कुछ ठीक करवाया तो आपके अगेंस्ट पे रिफंड सैंक्शन हो गया, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे बता देना है। फिर टोटल रिफंड रिजेक्टेड। सर सैंक्शन जी सर सैंक्शन मतलब सैंक्शन मतलब ये होगा कि आपने सेल की फिगर जो है वो गलत दिखा दी थी, ठीक है। सेल की फिगर सपोज आपने यहाँ पे दिखा दी 2 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन आपको मालूम था कि सेल हमारी जो थी वो थी 1 लाख रुपए की। तो 1 लाख रुपए के ऊपर तो आपने ज्यादा टैक्स भर दिया ना, ठीक है। तो 1 लाख रुपए के ऊपर अगर ज्यादा टैक्स भर दिया तो अगर 18% के हिसाब से भरा है तो 18,000 रुपए तो आपका रिफंड आना चाहिए ना। 18,000 रुपए तो आपका रिफंड आना चाहिए ना। तो वो रिफंड जो आएगा आपका, वो रिफंड आपको जो है वो आपको पोर्टल पे तो दिखाई दे रहा होगा। आपका जो आईटीसी का जो एडजस्टमेंट हुई होगी पोर्टल पे तो दिखाई दे रही होगी। बैंक के अंदर चाहिए तो उसके लिए सैंक्शन करवाना पड़ता है। सारी रिपोर्ट्स उनके पास सबमिट करनी पड़ेंगी, रिटर्न सबमिट करनी पड़ेंगी, उनको बताना पड़ेगा कि नहीं एक्चुअल में सेल्स जो है वो इतनी है, गलती से हमने वो कर दी थी। तो जो हमारा बैलेंस हमारा आईटीसी के बैलेंस में खड़ा हो गया तो वो प्लीज आप रिवर्स कर दीजिए हमारे बैंक अकाउंट, ठीक है। तो वो वाली अमाउंट जो अगर होगी तो यहाँ पे होगी। वैसे ये इजिली नहीं होता है, ये सेकंड कॉलम जो है वो इजिली नहीं होता है। इसमें आप समझ लीजिए कि जबरदस्त ऑडिट हो जाता है आपका, इसलिए आपको पैसे जो है बैंक अकाउंट में नहीं देंगे। हाँ जी, वो तो बैंक थोड़ी ना देगा पैसे, वो तो पहले सारे चेक करेगा डिपार्टमेंट सही है नहीं। डिपार्टमेंट वाले भी सारी चीजें चेक करेंगे, सैंक्शन करेंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे, तब वो आपके लिए कोई जो भी है आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, ठीक है। फिर टोटल रिफंड रिजेक्टेड, अगर आपका कोई रिफंड रिजेक्टेड हो गया जो आपने क्लेम करना था तो यहाँ बता देना आपने। अगर टोटल रिफंड पेंडिंग है, अगर आपको कोई रिफंड पेंडिंग आ रहा है तो यहाँ बता देना आपने। फिर है टोटल डिमांड ऑफ टैक्सेस, अगर आपके अगेंस्ट डिमांड निकली है तो यहाँ बता देनी जो आपने पे करी है। टोटल टैक्सेस पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ई अबव, ठीक है ना। अगर आपने ई और इसके अबव में कोई भी अगर ऐसा टैक्स जो आपका बनता है इन कॉलम्स को छोड़ के तो यहाँ बता देना आपने। और टोटल डिमांड पेंडिंग आउट ऑफ ई और अबव, अगर इस डिमांड से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी डिमांड पेंडिंग है तो वो आपने यहाँ बता देनी है। तो बेसिकली नॉर्मली अगर सिंप्लीफाइड में बोलूँ तो कोई भी डिमांड से रिलेटेड अगर आपकी लायबिलिटी निकली है तो वो यहाँ बता देनी है। और डिफरेंट से रिलेटेड आपने कोई भी सैंक्शन मिला या आपकी लायबिलिटी निकली है या फिर रिजेक्ट हुआ तो वो यहाँ पे आपने बता देनी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आ जाते हैं, ये 16 कॉलम। 16 कॉलम क्या है? सप्लाईज रिसीव फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेयर इन सप्लाई बाय जॉब वर्कर एंड गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। देखिए इसके अंदर जो चीजें हैं वो ये है कि आपने कोई भी ऐसी सप्लाई जो कंपोजिशन वालों को करी है, तो कंपोजिशन वालों को जब आप कोई भी सेल करते हैं तो उनके रेट्स जो होते हैं वो स्पेशल रेट्स होते हैं। आप जो सेल कर रहे हैं 18% पे कर रहे हैं तो वो 18% पे नहीं लेते उसको, आपको उनके अगेंस्ट स्पेशल रेट लगाना होगा कंपोजिशन वालों को।
ठीक है, तो कोई भी आपने सेल अगर करी है तो वो आपने यहाँ पे बता देनी है। अगर आपने टेक्स्ट भी बना रखा है, वैसे टेक्स्ट वाला में यहाँ पे हाइड है, अगर आपने टेक्स्ट भी बना रखा है तो टेक्स्ट भी आपने यहाँ पे बता देना है। वैसे तो होता नहीं है कॉम्पोजिशन में, कोई स्पेशल केस ही होगा जिसके अंदर वो आएगा। ठीक है, और अगर डीम सप्लाई अंडर सेक्शन 143 के अगेंस्ट आपने कोई सप्लाई करी है या फिर टेक्स्ट बना है तो वो यहाँ बता देना है। और गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस बट नॉट रिटर्न। आपने कोई भी ऐसे गुड्स जो बेचे हैं किसी को, लेकिन सिर्फ एज ए अप्रूवल के बेसिस पे, आप एक बार चेक कर लीजिए कि गुड सामान ठीक है नहीं है, आपने बिल नहीं बनाया एक तरह से, आपने कच्चा बिल जैसे कहते हैं वो बना रखा है, लेकिन आपने सिर्फ अप्रूवल बेसिस पे बेचे हैं, आपको मालूम है कि वो रिटर्न भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर पार्टी कहती है कि पक्का बिल दे दो तो आपने पक्का बिल भी दे दिया अगर आप, लेकिन आपको मालूम है कि वो रिटर्न हो सकते हैं, तो अगर वो अप्रूवल वाला केस है तो वो वाली फिगर जो है वो आपने यहाँ पे देखा। नॉर्मली क्या होता है कि अप्रूवल वाले केसेस मैक्सिमम जो है वो 20% केसेस में ही होते हैं। अदरवाइज जो हमारे फाइनल बिल जो बनता है, जो पक्का बिल जो हमारा बनता है, जैसे वो अगर पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है गुड्स को तो तभी बनता है, अदरवाइज हम उसको रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, फिर है 17 कॉलम और 18 कॉलम जो है ये सबसे टफेस्ट कॉलम है इस 9 के अंदर। ठीक है, तो ये मैं अगर कहूंगा अगर आप बहुत श्योर हैं तो ही इसको भरिएगा, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। ठीक है, श्योर में इसमें आपको बता देता हूं, अगर मैं 17 पे क्लिक करूं, 17 में HSN वाइज समरी ऑफ आउटपुट सप्लाई, यानी कि आपने पूरे साल में जितनी भी सेल करी है, ठीक है ना, उसके अंदर जितने भी HSN आए हैं वो HSN वाइज समरी आपने यहां पे मेंशन करनी है। जैसे अगर आप चेक करेंगे कि अगर आप जैसे अगर आप CSR 1 कर रहे हैं आजकल तो उसके लास्ट में HSN वाइज समरी जो है पूछता जरूर है कि आपको HSN वाइज समरी जो है बतानी पड़ेगी। ठीक है ना, अगर आप HSN वाइज समरी उसके अंदर नहीं बताएंगे तो वो कहेगा कि आपको ये भरनी पड़ेगी, अदरवाइज हम आपकी रिटर्न को जो अप्रूव नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप HSN वाइज समरी वहां पे डालते हैं और वो कुछ गलत डाल देते हैं, ठीक है ना, तो अगर वो आप गलत डाल देते हैं तब वो एक तरह से आपको एक नोटिफिकेशन जरूर देगा कि हाँ नहीं, आपने जो गुड्स दिखाए हैं B2B के, वो B2B के गुड्स और आपकी HSN की B2B वाली सेल वो मैच नहीं हो रही। ठीक है ना, तो वो आपको नोटिफिकेशन जरूर दे देगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अच्छा हाँ ये सब कुछ ठीक है और आप अप्रूव कर देते हैं तो लास्ट में वही चीज जो है वो 9 में फंस जाती है। तो 9 में भी सेम यही है कि पूरी साल में जो भी आपने सेल करी है HSN की, तो वो सेल जितने भी HSN थे वो आपने सेल की वैल्यू कितनी थी, टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी, टोटल क्वांटिटी कितनी थी। ठीक है, क्वांटिटी भी आपको बतानी पड़ेगी, टोटल टैक्सेबल वैल्यू भी बतानी पड़ेगी, और अगर वो कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स पे अगर कोई जैसे डिस्काउंट वाले रेट पे है तो वो आपको यहाँ मेंशन करने पड़ेंगे, अगर वो रेट ऑफ टैक्स उसका 18% है तो वो यहाँ मेंशन करने पड़ेंगे। उस पर अगर आपने IGST कितना लगाया है वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा, CGST कितना लगाया वो यहाँ बताना पड़ेगा, HST कितना है वो यहाँ बताना पड़ेगा। अगर आप इसमें श्योर हैं तो ही इसको भरिएगा, अदरवाइज नहीं भरिएगा। अगर आप कहते हैं कि अगर हम सिंपलीफाइड में एक लेके चले एग्जांपल, हमारा यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू तो आ रही है 2 करोड़ 3 लाख, लेकिन IGST जो आ रहा है वो 9,72,000 आ रहा है। ठीक है, तो 9,72,000 की फिगर जो है वो आपने IGST के अंदर भरी है, यानी कि 9,72 जो है वो तो आपका IGST के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। इसके अगेंस्ट टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी वो आपने यहाँ पे बतानी है। अगर और अगर आप रेट यहाँ पे देंगे 18%, तो 9,72 अगर नहीं आ रहा होगा तो इट मीन्स आपका वो गलत हो गया, इट मीन्स आपका जो है अमाउंट जो है वो गलत हो गई। इधर सिंपल वे में बताता हूँ, यहाँ बता देते हैं हम IGST
फिर है CGST, फिर है HST। ठीक है, 18% की हमारी सेल है। ठीक है, हमने 1 लाख रुपए की सेल करी। ठीक है, हमने करी वो IGST के अंदर। तो अगर आप 1 लाख रुपए वहां लिखेंगे, क्वांटिटी आप चलो लिख लीजिए, एक क्वांटिटी करिए। अगर आप 18% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो IGST के अंदर जो टैक्स बनता होगा वो बनता होगा 18,000 रुपए। अगर ये 18,000 की जगह आपका 19,000 बन रहा है तो इट मीन्स वो गलत हो गया। और अगर आप इसको कहते हैं कि 17,000 बन रहा है तो इट मीन्स वो गलत हो गया। तो यहाँ पे HSN वाइज जब भी आप समरी भर रहे हैं, अगर वो मैच नहीं हुई तो इट मीन्स आपने जो लाइन भरी है वो गलत भर दी। ठीक है, अगर आप श्योर हैं तो ही भरिएगा, अदरवाइज उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। वन डाल के छोड़ दीजिएगा। इसमें अगर जो सही भरना चाहते हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप 18,000 रुपए ऐसे कैलकुलेट करें, अगर आप 1 लाख के ऊपर 18% निकालें तो 18,000 रुपए हो गए। अब मैं कहता हूं कि ये 2 लाख रुपए हो गए। ठीक है, तो 2 लाख जब हुआ तो इसमें 1 लाख रुपए वाली जो सेल थी वही आउटसाइड द स्टेट वाली सेल थी, उसमें तो 18,000 लग गया। लेकिन इसके अंदर जो है वो 9,000 लगेगा और इसके अंदर 9,000 लगेगा। तो अगर आप टोटल टैक्सेबल वैल्यू 2 लाख के ऊपर निकालें तो वो होती है 36,000। वो होती है 36,000। तो अगर आप इनको कैलकुलेट करें तो वो भी आपकी जो होनी चाहिए वो 36,000 होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो 36,000 नहीं हुई, किसी में भी डिफरेंस आ गया तो इट मीन जो ये वैल्यू आपने टैक्सेबल दिखाई है वो गलत दिखाई है, और मे भी शायद आपने टैक्स ही जो है वो गलत पे करा। तो उस केस में ऑडिट केस आपका निकल सकता है या डिमांड निकल सकती है, कुछ भी जैसे हो सकता है, तब आपको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी उसको। ठीक है, तो सेम चीज है, अगर आप श्योर हैं तो ही भरिएगा इसको। उसके बाद है HSN वाइज समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाई। जितनी भी आपने परचेज करी है, करे तो करे क्या मालूम छोरा। ठीक है ना, तो जितनी भी आपने परचेज करी है, जितनी भी आपने सर्विसेज ली है, अगर आपने परचेज कोई भी करी है, गुड्स की करी है, चाहे कैपिटल गुड्स की करी है, या सर्विसेज कोई भी ली है, चाहे आपने किसी भी जैसे रिपेयर की सर्विस ली है, कुछ भी ली है, उस सर्विसेज और जो भी आपका परचेज है उसके अगेंस्ट कौन कौन से HSN वाइज आपने वो चीजें ली हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। ये डाटा नॉर्मली जो है 80% लोग नहीं बनाते, मैं आपको बता रहा हूँ। 70 to 80% जो है वो परचेज के बिल तो ओपन चढ़ा देते हैं, उसके अंदर आप रिकॉर्ड में अपडेट कर देते हैं, लेकिन वो HSN वाइज समरीज उनकी मेंटेन करना प्रॉपरली जो है वो नहीं कर पाते हैं। अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है HSN वाइज समरी मेंटेन करना। तो क्योंकि HSN वाइज समरी जब वो मेंटेन होगी परचेज के अगेंस्ट, तो सेम HSN के ही आपके पास से जो है बिल्स निकलेंगे भी सेल के। ठीक है ना, तो कोई भी HSN आप ऐसा यहाँ पे दिखा दें जो आप सेल ही नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स वो आपका स्टॉक हो गया। मैं फिर से बता देता हूँ, कोई भी आपका HSN जो आपने गुड्स जो यहाँ पे खरीदा है, आपने जो आपने यहाँ दिखा दिया, लेकिन आपने उसको सेल ही नहीं करा, तो इट मीन्स आपका वो स्टॉक हो गया। तो अगर स्टॉक ऑडिट हो जाता है उसके बाद, तो स्टॉक ऑडिट में वो अमाउंट जो है या वो HSN नंबर जो है वो आपके उसके अंदर मेंशन होंगे फिर। ठीक है, अगर आप श्योर हैं तो ही भरिएगा, अदरवाइज को छोड़ दीजिएगा। इसके बाद है लास्ट में लेट फीस पेबल एंड पेड। लेट फीस पेबल और पेड पेड का है कि अगर आपने कोई भी लेट फीस भरी है पूरे साल में तो यहाँ बता देंगे, अगर आपने इंटरेस्ट भरा है तो वो यहाँ बता देंगे, और अगर कोई भी टैक्स एक्स्ट्रा टैक्स जो आपने भरा है, ठीक है ना, तो वो आप यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी चीज आपने ऐसी नहीं करी है, एक्स्ट्रा टैक्स भी आपने कोई ऐसा नहीं भरा है, तो आप इसको छोड़ देंगे ब्लैंक। लेकिन अगर आपकी 9 के अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स आपका जनरेट हो गया,
अगर 9 के अकॉर्डिंग आपका टैक्स यहाँ पे जनरेट हो गया, जब आप 9 के अंदर फिगर्स बढ़ते जा रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ भी प्लस करेंगे कुछ भी माइनस करेंगे, तो अगर वो प्लस माइनस करते आपका यहाँ पे वो फिगर जो है आपकी जनरेट हो गई अगर, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपको वो चालान जो है वो बनाना पड़ेगा। वो चालान की जो पेमेंट होती है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी क्रिएट चालान करके, ठीक है, तो वो चालान जो है आपका यहाँ पे क्रिएट चालान करेंगे तो आपका चालान बन जाएगा, ठीक है। अगर आपका चालान नहीं बन रहा होगा तब आप नॉर्मली जो है फाइल जीएसटीआर 9 करेंगे तो आपका फाइल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका वो चालान बनेगा तो वो चालान जो है वो बेसिकली डीआरसी 3 का बनता है, ठीक है। डीआरसी 3 का चालान कैसे बनता है वो मैं आपको बता देता हूं। आप सर्विसेज में जाएंगे, पेमेंट्स में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप यूजर सर्विस में जाइए, यहाँ पे जो है डीआरसी 3 ये होता है रजिस्टर, ठीक है। डीआरसी 03 रजिस्टर का मतलब ये हो गया कि कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा टैक्स जो आपने पे कर रखा है वो आपके थ्रू यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका रेफरेंस नंबर जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, अगर आपने कोई भी पुराना बनाया है। अगर आपने नया बनाना है, ठीक है, अगर आपने नया बनाना है तब आप जाएंगे यूजर सर्विसेज में, ठीक है, उसके अंदर आप जाएंगे माई एप्लीकेशन में, ठीक है। एप्लीकेशन टाइप जो है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कि आप क्या चीज करने वाले हैं, मतलब आप जो एप्लीकेशन देने वाले हैं या कोई भी आप चीज करने वाले हैं किस पर्पस के लिए करना चाह रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपने पेमेंट करनी है, वॉलंटरी पेमेंट करनी है, तो आप ये चूज करेंगे डीआरसी 03, ठीक है ना। अगर उसके अलावा कोई अदर पेमेंट आप कर रहे हैं या अदर अंडरटेकिंग वाली कर रहे हैं या रिफंड से रिलेटेड एक्टिवेशन ऑफ ऑर्डर्स आपने के अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं, तो अपने वो वाले कॉलम उसके अकॉर्डिंग कलेक्ट कर लेने हैं। इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं जो कि चालान से रिलेटेड है और कुछ चीजें जो है वो चालान से रिलेटेड नहीं है। सपोज अगर आपका ई वे बिल ब्लॉक हो गया तब आप यहाँ पे एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि आप मेरा ई वे बिल जो है अनब्लॉक कर दीजिए, ठीक है ना। अगर आपको कोई वेवर चाहिए 128 स्कीम के अगेंस्ट तो वो आप ये वाली एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। चालान से रिलेटेड वाली जो होती है वो ये हो जाती है वॉलंटरी पेमेंट हो गया, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट थ्रू डीआरसी 3 और एप्लीकेशन ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर इसके अंदर भी आ जाएगा। ज्यादातर जो यूज होती है वो यही होती है। डीआरसी 3, तो डीआरसी 3 पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पीरियड बताना पड़ेगा जिस पीरियड का भरने वाले हैं। अगर आपको मंथ एग्जैक्ट पता है तो आप मंथ सिलेक्ट करिए, अदरवाइज जो है आप पूरा होल पीरियड जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं अगर पूरा 24-25 की बात करूं तो मैं 24 पूरा ले लेता हूँ और मार्च जो है वो मैं पूरा ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ न्यू एप्लीकेशन पे जाऊंगा, न्यू एप्लीकेशन में जाने के बाद वो पूछेगा कॉज ऑफ पेमेंट, आप क्यों पेमेंट करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि वो आपकी गलती थी एनुअल रिटर्न के अंदर तो आप एनुअल रिटर्न सेलेक्ट करिएगा। अगर आप ऑडिट में आपकी गलती निकल आई है तो आप ऑडिट के थ्रू पे कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपका सिक्योरिटी हुआ है तो सिक्योरिटी के थ्रू पे कर दीजिएगा। फिर है इन्वेस्टिगेशन इन्फोर्समेंट, अगर कोई भी ऐसी कोई डिमांड रिलेटेड वाली चीजें हैं तो इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा आपका। फिर इंटीमेशन ऑफ टैक्स असेसमेंट थ्रू फॉर्म जीएसटी डीआरसी 01A, अगर 01A डीआरसी के अगेंस्ट कोई भी फॉर्म आपने जनरेट करा था अगर उसके अगेंस्ट ही गलती है तो वो अपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ज्यादातर जो यूज होती है 80% जो यूज होती है वो एनुअल रिटर्न हो गया या फिर मिसमैच बिटवीन जीएसटीआर 2B और 3B, मिसमैच बिटवीन जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है या फिर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होगी, ये जो चीजें होती है ये वाली आपने सिलेक्ट करनी है। अगर आपको लगता है कोई स्पेशल चीज है तो ऑर्डर वगैरह जो होगा वो ऑर्डर सिलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज एनुअल रिटर्न अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो एनुअल रिटर्न आपने सिलेक्ट कर लेना। पेमेंट डेट आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सेक्शन नंबर
यहाँ पे 52 आ रहा है, 52 सिलेक्ट कर लेना है। फाइनेंशियल ईयर आपने सिलेक्ट कर लेना है, 24-25 हो गया आपका। फिर है ओवरऑल टैक्स पीरियड। ओवरऑल टैक्स पीरियड का मतलब पूरा टैक्स पीरियड, यानी कि अप्रैल से लेके 2024 से लेके मार्च 2025 तक, ठीक है। फिर उसके बाद है इफ यू आर मेकिंग पेमेंट फॉर मिसमैच इन लायबिलिटी और आईटीसी मेंशन टैक्स पीरियड मंथ और क्वार्टर फॉर प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ द पेमेंट मेड, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो आप एग्जैक्ट सेलेक्ट करिएगा, अदरवाइज पूरा साल ही सिलेक्ट कर लीजिए। ये कह रहे हैं कि अगर आपको मंथ पता है तो मंथ बता दीजिए, क्वार्टर बता दीजिए, लेकिन आपको लगता है कि नहीं हमें पता लग पा रहा है या तो कुछ भी मतलब कहीं गलती ना हो जाए हमसे, तब आप एग्जैक्ट वही सिलेक्ट करिए पूरे साल। तो यहाँ पे पूरा साल अगर हम सिलेक्ट करें तो अप्रैल हो जाएगा 2024, मार्च जो हो जाएगा 2025। फिर अकाउंट टाइप, जो भी पेमेंट आपने करनी है, अगर आपने आईजीएसटी करनी है तो आईजीएसटी सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद पूछेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, आईजीएसटी जो आपने करी थी कहाँ पे सप्लाई करी थी, जो आपने टैक्स भरना भूल गए तो आप तो भी बता दीजिएगा, जो भी आपको लगता है। इसके अंदर सेम स्टेट नहीं आएगी आपकी, हरियाणा नहीं आएगी इसमें, वैसे आपका जो आएगा गुजरात, दिल्ली या ये सारी जो भी हरियाणा से रिलेटेड नहीं है वो वाली आएंगे इसके अंदर। फिर टैक्स है, टैक्स अगर सपोज आपने 1000 रुपये भरना था, 1000 रुपये यहाँ पर दीजिएगा। अगर आपका इंटरेस्ट भी बनता है उसमें आपने जो कैलकुलेट कर रखा है तो आप इंटरेस्ट बता दीजिएगा। पेनल्टी बनती है तो पेनल्टी बता दीजिएगा। फीस बनती है लेट फीस, तो ये वैसे ब्लैंक हो रखा है अभी। अगर ये आपकी लेट फीस जो है ज्यादातर जो होती है वो आपकी 3B के अंदर कैलकुलेट हो जाती है, तो लेट फीस ऐसा कुछ आता नहीं है इसके अंदर DRC 3 के अंदर, ठीक है। और अगर अदर्स कोई आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि किस चीज की पेमेंट हो रही है तो आप अदर्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। ये था आपका आईजीएसटी से रिलेटेड। अगर आपने सीजीएसटी की पेमेंट करनी है तो उसको ऐड पे क्लिक कर लीजिएगा। ऐड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नया ईयर हम डाल देंगे फिर से। यहाँ पे हम सीजीएसटी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप चेक करें ये वाला कॉलम हाइड हो गया, टैक्स यहाँ पे 1000 रुपये बता देंगे। सपोज फिर उस वाली फिगर में, नॉर्मली वाली फिगर में अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट, पेनल्टी है तो पेनल्टी, फीस अगर आपकी आ रही है कोई लेट फीस तो वो यहाँ पे बता सकते हैं। ये फीस बेसिकली लेट फीस नहीं है, ये फीस जो होती है कोई भी एक्स्ट्रा फीस जो आपके ऊपर लगी है वो वाली फीस यहाँ पे आती है, ठीक है। अगर अदर्स जो आ गया तो वो अदर्स में बता देंगे, उसके बाद टोटल आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सेम इसी तरह एचजीएसटी का भी बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोसीड टू पे, ठीक है। अगर आप पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट होने के बाद आपका जो है DRC 3 का जो चालान है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। ये था 9 से रिलेटेड वाला हमारा पार्ट, जो DRC 3 का जो होता है। अगर DRC 3 की अगर कोई एप्लीकेशन आप पुरानी देखना चाहते हैं या कोई भी अपना अगर आपने सेव कर दिए, सपोज अगर आपने इसको सेव कर दिए तो ये आपने सेव कर दिए, देखिए, तो इसको आप कभी भी पे कर सकते हैं, ठीक है। ये ड्राफ्ट में आपकी सेव हो गई है। तो अगर आपको ये चेक करना है कि कहां देखना है तो आप सर्विसेज में जाएं, माई सेव्ड एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं वॉलेंटरी पेमेंट, ये जो अभी हमने बनाई है, यहाँ से आप इस चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है गलत बन गई तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो DRC 3 की जो चीजें होती हैं वो बेसिकली किस लिए होती है कि अगर आपने कोई गलती प्रीवियस ईयर में कर दी है और कोई लायबिलिटी निकल आई है आपकी, तो लायबिलिटी आपने पे कैसे करनी है एग्जैक्ट वे में। आप चलान के थ्रू जो बनाएंगे तो चलान में अगर आप उसको ये तो नहीं मेंशन कर पाएंगे ना कि कौन से मंथ का है या कौन से ईयर का है, तो अगर आप वो DRC 3 के
थ्रू पे करेंगे तो उसमें वो एग्जैक्टली मेंशन हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा 9। यहाँ तक अगर किसी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। 9 देखिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, मैं मानता हूँ, जिनको कॉन्फिडेंट है वही भरे, अदरवाइज। सर मेरे क्वेश्चन थे, हाँ जी, इसमें ऑडिट के लिए सर्टन थ्रेशोल्ड लिमिट है क्या? ये सर्टिफाइड होना चाहिए। हाँ देखिए जो 9C है, 9C है उसमें तो आपकी ऑडिटेड की स्टैंप लगती ही लगती है। ठीक है ना, ये एनुअल रिटर्न है, इसमें अगर हम 9C में देखेंगे तो उसमें तो आपकी ऑडिटेड की स्टैंप लगेगी ही लगेगी लास्ट की। या फिर आपका अगर आप कहेंगे कि हाँ नहीं हम भर रहे हैं तो आप भर ही नहीं पाएंगे। लास्ट में सीए का जो यूडी नंबर होता है या फिर सीए का जो भी उसका सीए वाला नंबर होता है वो इसके अंदर सबमिट होता है। ठीक है, तभी आप इट में भी ऑडिटेड बाय सर्टिफाइड ऑडिटर से ऑडिट करना ही है। हाँ वो 9C हो तभी आप भर पाएंगे। हाँ वो तभी आप भर पाएंगे। और किसी भी क्वेश्चन? जीएसटी 9 के लिए तो ये नहीं है ना कंडीशन। हाँ 9 के लिए कुछ नहीं है, 9 के लिए आप खुद फाइल कर सकते हैं। 9 में अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं आती है। अगर आप चेक करेंगे देखिए प्रोसीड टू फाइल में जाएंगे तो प्रोसीड टू फाइल हो जाएगा, कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं आती है। आपके पास ईबीसी नंबर आएगा, यानी कि जो भी ओटीपी वगैरह आता है आप ओटीपी देके उसको फाइल कर सकते हैं। हेलो इसलिए वो चालू हमारा कम होना चाहिए। आगे सीधी है। हाँ से कम होना चाहिए जी। और किसी क्वेश्चन? सर हम जब हम 3B फाइल करते हैं ना तब हमारा एक वो होता है, मतलब जो तो एक तो जो हमारा 2A में आया होता है इनपुट, दूसरा हमारा जो देना होता है ना सेल पे टैक्स। सर वेरिएशन होती है, कभी आईजीएसटी में 30,000 होता है, सीजीएसटी में 15,000 और एसजीएसटी में 12,000। सर वो वेरिएशन हम सीजीएसटी और एसजीएसटी में सेम रहना चाहिए, अगर वहां से 15,000 रहना चाहिए सीजीएसटी में तो एसजीएसटी में 15,000 रहना चाहिए। वो सेटअप कैसे हम 3B से पहले सेटअप उनसे पहले करते हैं तो वो थोड़ा सा। हाँ देखिए मैं वही बताता हूँ, ये लाइव ही चल रहा है अभी। देखिए सितंबर है हमारा चल रहा है, ये सितंबर के रिटर्न हमने JCR1 हमने भर दी। अगर हम JCR1 की बात करें तो JCR1 में पहले देख लेते हैं हमने क्या भरा है इसके अंदर। हम यहाँ पे व्यू समरी में अगर हम जाएंगे तो व्यू समरी में आपको लास्ट में देख लेना है कि आपका टैक्स जो बन रहा है वो सीजीएसटी एचएसटी में बन रहा है, आईजीएसटी में नहीं बन रहा है। ठीक है ना, तो 65 और 65,000। ठीक है, अब हम आते हैं 3B के अंदर। अब 3B में आने से पहले आपको जो है पहले अपनी 2B चेक करनी है। ठीक है, अगर हम 2B जब चेक करें तो यहाँ हमारी 2B जनरेट हो गई। ठीक है, 2B में अगर आप चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास आईजीएसटी भी है, सीजीएसटी भी है और एचएसटी भी है। ठीक है, ये हमारा 2B का डाटा हो गया। तो मोटा मोटा अगर हम देखें 6,000 इधर हो गया, 31,000 इधर और 31,000 इधर। ठीक है, उधर 65,000 और 65,000 था सीजीएसटी और एचएसटी के अंदर। तो 65,000 और 65,000 अगर हम इसमें से लेस करें, मैं राउंड फिगर में फिगर दे रहा हूँ, 65,000 में से हम 31,000 हम लेस करें तो आपको 34,000 रुपये आपका जो है वो टैक्स बन रहा होगा सीजीएसटी के अंदर। ठीक है, सेकंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप, अगर आपका कोई पुराना बैलेंस पड़ा हुआ है तो आपने वो भी चेक करना है। तब आप क्या करेंगे, तब आप डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड में जाने के बाद आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस चेक करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जब आप बैलेंस चेक कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे कितने पैसे चाहिए थे, 34,000 रुपए। लेकिन अगर आप चेक करें यहाँ पे हमारा 70,000 रुपए का बैलेंस ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ये 34,000 रुपए तो भरने की जरूरत ही नहीं है, वो इसमें से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो सीजीएसटी में तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सीजीएसटी में 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मैं वही बता देता हूँ, राउंड फिगर में ले रहा हूँ 70,000। सीजीएसटी में आपका जो बैलेंस आएगा वो 36,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है ना, और एचजीएसटी में भी सेम, सिर्फ सीजीएसटी का भी लेके चलते हैं। आपका आपने देखा होगा वहां पे जो ड्यूरिंग द मंथ था हमारा आईजीएसटी में 6,000 रुपए मिल रहा था। जी सर। ठीक है, अब हम आते हैं 3B के अंदर। जब आप 3B भरने लगेंगे तो 3B का रूल ये है कि आपका सीजीएसटी में बैलेंस हो चाहे एचजीएसटी में बैलेंस हो, लेकिन आपको आईजीएसटी जो है वो एडजस्ट करना ही पड़ेगा।
आप उसमें उन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चेक करें, ये हमारा टैक्स बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये जो है आईटीसी बन रहा है। आईटीसी में अगर आप चेक, टैक्स में अगर आप चेक करें, यहाँ पे आईजीएसटी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आईटीसी में जो अगर आप चेक करें हमारा आईजीएसटी है यहाँ पे। तो जब भी आप फाइनल करने लगेंगे प्रोसीड टू पेमेंट में, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका आईजीएसटी जो है ऑटोमेटिकली, ये देखिए ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड फिगर है, आईजीएसटी आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, आपको आईजीएसटी एडजस्ट करना ही पड़ेगा। हालांकि हमारे पास अभी सीजीएसटी में काफी बैलेंस पड़ा हुआ है, देखिए बैलेंस 43,000 है हमारे पास, लेकिन कंडीशन यही है 3P की कि आपको आईजीएसटी का बैलेंस जो है वो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, आपको जीरो ही करना पड़ेगा उसको, आप उसको बैलेंस को नहीं रख सकते। अगर सारा कुछ एडजस्ट करने के बाद बैलेंस बच जाता है तब वो आईजीएसटी में रह जाएगा, अदरवाइज ये आपको सेट ऑफ नहीं करने देगा। ठीक है, तो जो भी आपकी एंट्रीज वगैरह डलेंगी वो यही डलेंगी कि हाँ 6,000 रुपये आपने आईजीएसटी से लिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया? सर अगर मुझे सीजीएसटी में तो सर अगर मुझे आईजीएसटी मतलब किसी सीजीएसटी में मतलब कि कम होगा तो मुझे आईजीएसटी से यहाँ लाना है, कभी मतलब परसों कुछ हो गया था मुझे मसला, तो मुझे किसी और से कंसल्ट करना पड़ा, तो उन्होंने एक मतलब सीजीएसटी या आईजीएसटी हटा के आईजीएसटी में डाला, तो ऐसा कुछ सेटअप करा था वहाँ यहाँ से। हाँ वो उन्होंने, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपने सारी अमाउंट जो है वो यहाँ से सेट ऑफ करनी है, सपोज यहीं पे आपने 65801 अगर यहाँ पे आपने डालने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको आईजीएसटी हटाना पड़ेगा। ठीक है, आईजीएसटी जैसे आप हटाओगे ना, देखिए आपकी सेट ऑफ होगी ये फिगर, ठीक है ना, आपका जितना टैक्स बनता है अवेलेबल बैलेंस अभी भी बचा हुआ है यहाँ पे, है ना, लेकिन यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाती है यू डू नॉट हैव, मतलब आपके पास जो भी चीजें आईटीसी वाला जो है वो आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो रेड हो जाते हैं ना कॉलम, ये रेड का मतलब ये है कि आपको आईजीएसटी का बैलेंस नहीं मिलेगा, आपको आईजीएसटी एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ये कॉलम रेड होने का मतलब ही यही है। अगर देखिए मैं यहाँ पे 6812 डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे बैलेंस अमाउंट डाल देता हूँ, जो कि है 58989। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये हमारा जो है 0 हो जाएगा। तो ये आप इसको जब आप सेट ऑफ करोगे तो आपका सेट ऑफ हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर रिवर्स चार्ज है तो इसमें रिवर्स चार्ज की पेमेंट फिर भी करनी है हमने, ठीक है, तब ये आपका ये सेट ऑफ हो जाएगा, अदरवाइज ये आपको सेट ऑफ नहीं करने देगा। ये अगर इसमें हमारे पास अभी यहाँ पे पेमेंट नहीं है रिवर्स चार्ज की, अगर रिवर्स चार्ज की पेमेंट होती तो हमारा सेट ऑफ हो जाता। ठीक है, तो मैं बेसिकली यही है कि अगर आप सीजीएसटी का बैलेंस सीजीएसटी से एडजस्ट करना चाहते हैं, एचजीएसटी का एचजीएसटी से एडजस्ट करना चाहते हैं, ज्यादातर जो केसेस हैं उसमें नहीं हो पाता, ये कुछ ही केसेस होते हैं जिसमें वो हो पाता है, ज्यादातर केसेस में नहीं हो पाता। अगर देखिए हो जाता है फिर तो बैलेंस गुड है, बेस्ट है उसकी, ठीक है, नहीं तो आप आईजीएसटी को एडजस्ट कर दीजिए, सीजीएसटी में आपका बैलेंस जो है वो ज्यादा आ जाएगा और फर्क कुछ नहीं पड़ेगा उससे। सीजीएसटी का बैलेंस भी तो हम आईजीएसटी को दे सकते हैं ना, जी फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आप आईजीएसटी को एडजस्ट कर भी रहे हैं अगर आप, तो सीजीएसटी का बैलेंस भी तो आप आईजीएसटी को दे सकते हैं ना, चाहे आईजीएसटी उसको दे चाहे सीजीएसटी उसको दे, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आपका सेट ऑफ तो होगा ही होगा ना तभी। ये चीज है बेसिकली, ये क्लियर हो गया? और दूसरे क्वेश्चन? ये जो एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं इसमें जी एडजस्ट का सीजीएसटी में, तो पहले एडजस्टमेंट सीजीएसटी में करना है कि एडजस्टमेंट में करना है? नहीं, पहले आईजीएसटी का जो भी बैलेंस है वो सीजीएसटी में ही जाएगा, जब ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, तो बाकी का जो अमाउंट है फिर तो एचजीएसटी को बैंक के थ्रू पे करना पड़ेगा, लेकिन इसको सीजीएसटी को जब 0 करने के बाद
आईजीएसटी में फिर भी बैलेंस बच जाता है, तो बाकी का जो बैलेंस है वो आपने यहाँ पे पे करना है, वो यहाँ पे दे सकता है। सपोज यहाँ पे 70,000 की लायबिलिटी निकली हुई है, देख लीजिए, और यहाँ 50,000 की निकली हुई है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास 1 लाख रुपए आ जाते हैं आईजीएसटी के अंदर, तो आईजीएसटी में 1 लाख में से 70,000 तो पहले सीजीएसटी हो जाएंगे, ठीक है, बाकी के जो 30,000 बच गए वो इसके अंदर जाए एडजस्ट। अगर आप प्रैक्टिकली करेंगे, देखिए आजकल जीएसटी का जो पोर्टल है वो बहुत एडवांस हो गया। अगर आपकी रिटर्न की फिगर्स ठीक है, तो आपका जो पोर्टल सेट ऑफ कर रहा है चीजें, वो बहुत इजीली सेट ऑफ कर रहा है। अगर आप 3B में जाएंगे, अगर आपने 2B आपकी बिल्कुल सही है, 1 आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है, तो आपका पोर्टल जो है वो आपके बैलेंस को बिल्कुल राइटली सेट ऑफ कर रहे हैं। देखिए अगर यहाँ बैलेंस बचता भी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये बैलेंस आप इसमें दे सकते हैं ना, लेकिन आपने चाहे आईजीएसटी यूज करें, लेकिन ये बैलेंस आप इसमें दे सकते हैं ना, ये चीज है। नहीं, एडिट आप कर सकते हैं, मैं अभी तो कह रहा हूँ एडिट आप कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो आगे सेट ऑफ नहीं करने देता। अगर एडिट करने में कोई गलती हुई, कुछ हम लोग कोई मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आगे आपको सेट ऑफ नहीं करने देगा। ये हमारा बेसिकली था 9, ये हमारी 9 से रिलेटेड वाली थी। 9C जो है मैं अगली बारी में आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में बता दूंगा। वैसे 9C अगर सीखनी है अगर आपने सबने, तो आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं ऑफलाइन टूल में 9C बता दूंगा। अगर आपने स्किप कर रही है तो हमारी नेक्स्ट 3 क्लासेस जो होंगी वो डाउटफुल वाली क्लासेस होंगी। जितना मैंने अभी तक कराया है, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, किसी को कोई नहीं समझ में आई तो पूछ सकता है, कोई भी अगर आपका एडवांस क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो जो 3 क्लासेस होंगी उसमें अब तक का जितना कराया है उनसे रिलेटेड जो भी आपको समझ आया, कहीं भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको रिपीट करवा दूं। तो अगर 9C अगर आपने करनी है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में 9C करवा दूंगा, फिर उसके बाद 3 क्लासेस जो डाउट वाली है वो स्टार्ट हो जाएंगे। 9C क्या आप लोगों ने सीखनी? लाइव डाटा पे तो नहीं होगी, ऑफलाइन टूल पे होगी। नाइन सी काफी मुश्किल है, मैं कह रहा हूँ। अगर 9 समझ में आ गई तो ठीक है, अगर 9C सीखेंगे तो बिल्कुल ऊपर से जाएगी बहुत। सर 9C टफ है, ये तो कंट्रोल C ही सही भरना है। हाँ, वो भरना तो देखिए C नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। देखिए अगर 9C अगर सीखनी है तो मैं कोई नहीं, अगली क्लास में 9C करवा दूंगा, थोड़ा बहुत चीजें आपको मैं बता दूंगा उसके अंदर। अगर आपको जितनी चीजें समझ में आती है आप देख लीजिएगा, लेकिन फाइल आप अगर CA है तो ही कर पाएंगे, अगर आप CA नहीं है तो आप उसको फाइल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो भी होगा 9C में अगली क्लास में करवा दूंगा। अगर सबको ऐसा लगता है कि 9C समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर स्किप करके डाउटफुल वाली क्लासेस में चले जाएंगे, ठीक है। आज की क्लास मुझे अभी यही क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डाउनलोड में यूटिलिटी जो है वहाँ पे 9 को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे फिगर्स करके चेक कर लीजिएगा। अगर जो भी डाउट होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।